हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि दो ब्लॉक्स एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और वो ब्लॉक्स एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे होंगे। तो उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। जैसे मान लो ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड है और ये स्मूथ इंक्लाइंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे जिसका मास है m1 और एक और ब्लॉक है जिसका मास है m2 और ये दोनों ब्लॉक्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्मूथ इंक्लाइंड ग्राउंड के साथ कितना है? थीटा। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, कितना होगा। इसी को मैं एक थोड़ा सा आसान बना रहा हूं। ये क्या है? ग्राउंड है और ये यही वाला स्मूथ इंक्लाइंड है। ये एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे m1 ब्लॉक है और ये m2 ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स पे फोर्सेस ड्रॉ करो, कौन से आएंगे। m1 ब्लॉक, इस पे एक तो आएगा m1g, ग्रेविटेशनल फोर्स m1g। उसको मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं। एक तो कुछ ऐसे आएगा m1g cos थीटा और एक ऐसे आएगा दूसरा कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ये कितना आएगा? m1g sin थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस इंक्लाइंड ऑन दिस m1 ब्लॉक n1। वो किसके बराबर आएगी? m1g cos थीटा। क्योंकि ये m1 ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड जीरो होना चाहिए ना। तो m1g cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन m1g cos थीटा आनी चाहिए। अब देखो m2 ब्लॉक, इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m2g। उसको भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं। m2g cos थीटा और दूसरा m2g sin थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द इंक्लाइंड ऑन m2 ब्लॉक n2 आएगा और वो कितना होगा? m2g cos थीटा। मैंने यहां पे टेंशन फोर्स नहीं दिखाया, ना m1 ब्लॉक पे ना m2 ब्लॉक पे। इस रस्सी में अगर को मान लो कोई टेंशन आई तो उसकी वजह से m1 ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स नहीं दिखाया और इसी रस्सी की वजह से m2 ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे टेंशन फोर्स अभी के लिए नहीं दिखा रहा। अब क्या करो, ये जो स्मूथ इंक्लाइंड है ना, इसको ऐसे बना लो ताकि इसको सोल्व करना आसान हो। ये वाला जो स्मूथ इंक्लाइंड है इसको मैंने ऐसे मान लिया, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अप द इंक्लाइंड प्लेन। सही तो है। इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे मान लिया ताकि सोल्व करना आसान हो, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे m1 ब्लॉक
और ये M2 ब्लॉक, और ये स्ट्रिंग है रस्सी। तो एक तो M1G cos थीटा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड मैंने ऐसे मान लिया, तो M1G cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन M1G cos थीटा बाय इंक्लाइंड ऑन दिस M1 ब्लॉक, और एक M1G sin थीटा फोर्स है डाउन द इंक्लाइंड। अब देखो M2 को, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड M2G cos थीटा है, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N2 वो कितना है M2G cos थीटा, और एक M2G sin थीटा है M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स, कुदरत का कंपोनेंट, मतलब M2G का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वो कितना है M2G sin थीटा। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्सेस को नहीं माना है, रस्सी में टेंशन आने की वजह से M1 के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगता, M2 के ऊपर इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगता। ये M1 ब्लॉक है और ये M2 ब्लॉक है। मैंने टेंशन फोर्स को नहीं माना क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा भी या नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं अभी के लिए टेंशन फोर्स नहीं मान रहा ब्लॉक्स के ऊपर। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मान लो लेट देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, ऐसा मान के चलो, ब्लॉक्स में रिलेटिव मोशन मान के चलो, मतलब आपने ऐसा मान लिया कि इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन मान लिया ना ब्लॉक्स में, सेपरेशन डिक्रीज, सेपरेशन घटेगी, तो इसका मतलब ये रस्सी क्या स्लैग नहीं होती जाएगी ऐसे, मतलब इसका मतलब क्या मान लिया आपने कि जो ये स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग ये वाली, ये आपने स्लैग मान ली, स्लैग। तो आपने जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग FBD बना दो दोनों का, ये M1 ब्लॉक ये M2 ब्लॉक, रस्सी को स्लैग मान लिया ना, रिलेटिव मोशन मान लिया बिटवीन ब्लॉक्स, तो टेंशन फोर्स तो आएगा नहीं। तो M1 पे क्या आएगा M1G cos थीटा, ये इंक्लाइंड मैंने ऐसे ले रखा है ताकि आसान रहे, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड क्या आएगा M1G cos थीटा ही आएगा, और एक M1G sin थीटा फोर्स आएगा। M1 ब्लॉक का तो पूरा हो गया FBD, और M2 ब्लॉक पे M2G cos थीटा आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड वो कितना आएगा N2 इज इक्वल टू M2G cos थीटा ही आएगा, और एक M2G sin थीटा फोर्स है, M2G sin थीटा, और ये M2 ब्लॉक है। M1 ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और वो M1G sin थीटा है, तो इसका मतलब M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और वो कितनी होगी फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स भाग में मास, तो M1G sin थीटा भाग में M1 कितना आएगा G sin थीटा। अब M2 ब्लॉक देखो, M2 ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही है M2G sin थीटा, तो M2 ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आएगा, कितना आएगा नेट फोर्स भाग में मास, तो M2G sin थीटा भाग में M2 कितना आएगा G sin थीटा। मैंने ये माना था कि देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या स्ट्रिंग को स्लैग माना था। तो अब देखो क्या ये सिचुएशन है,
रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स के फेवर में है या जो स्ट्रिंग स्लैक के फेवर में है? नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन भी जी साइन थीटा और ये एक्सेलेरेशन भी जी साइन थीटा, तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो हमने जो माना वो गलत निकला। तो क्या होगा, क्या रास्ता बचा? फाइनल स्टेप, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। रिलेटिव मोशन मानना गलत निकला, तो इसका मतलब क्या होगा? इन ब्लॉक्स में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब ब्लॉक्स टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक विल एक्सेलरेट टूगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। वो कॉमन एक्सेलरेशन है मान लो ए, तो इसी को यहां पे बना दो। ये क्या है, रस्सी, m1g cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड n1 इज इक्वल टू m1g cos थीटा ही आएगा, और ये m1g sin थीटा, और यहाँ पे m2 ब्लॉक की बात की जाए तो m2g cos थीटा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, और नॉर्मल रिएक्शन m2g cos थीटा ही आएगी n2 की वैल्यू, और एक कुदरत का कंपोनेंट है m2g sin थीटा m2 ब्लॉक पे, m2g sin थीटा। अब मुझे ये पता कि m1 और m2 ये दोनों ही ब्लॉक टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगी, इन ब्लॉक्स की सेपरेशन हमेशा इतनी ही रहेगी, मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी, स्ट्रिंग हमेशा सीधी रहेगी, मतलब ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मैंने ऐसा मान लिया इस स्ट्रिंग में टेंशन आई टी, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक टूगेदर एक्सेलरेट करेंगे तो मैं इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं जिसका मास होगा m1 प्लस m2। तो इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स देखो कितना होगा, टेंशन से तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये दो फोर्स टेंशन टेंशन, बचा कितना नेट फोर्स m2g sin थीटा प्लस m1g sin थीटा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बचा इस कंबाइंड सिस्टम पे, जिस कंबाइंड सिस्टम का मास है m1 प्लस m2, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना बचा, m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन भी इस कंबाइंड सिस्टम का इस तरफ आएगा, और वो कितना आएगा, नेट फोर्स जो कि कितना है m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, g sin थीटा कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 g sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, g sin थीटा। तो मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, और कितना, g sin थीटा। मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, सेम आएगा, और वो कितना आएगा, g sin थीटा। अब देखो m1 ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, केवल m1 ब्लॉक का, तो m1g cos थीटा फोर्स, और ऐसे m1g sin थीटा, और ऐसे टेंशन फोर्स भी तो लग रहा है, मान लो स्ट्रिंग में टेंशन T है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी बाय इंक्लाइंड, m1g cos थीटा ही आएगी। और ये क्या है, m1 ब्लॉक,
M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में तो होगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और वो कितना होगा जी साइन थीटा। तो इसका मतलब M1 ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, तो वो कितना आएगा M1 जी साइन थीटा माइनस टेंशन, M1 जी साइन थीटा माइनस टेंशन, और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ M1 ब्लॉक जी साइन थीटा। तो M1 जी साइन थीटा से M1 जी साइन थीटा कैंसिल, मतलब टेंशन कितनी आएगी, 0 न्यूटन, 0 आ गई टेंशन। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, 0। ये दो ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रिंग हमेशा जस्ट स्ट्रेट रहेगी, लेकिन इसमें कोई टाइटनेस नहीं होगी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, 0 न्यूटन। इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा सेम रहनी है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी, 0 न्यूटन। तो ये जो रस्सी है ना, ये स्ट्रिंग है, ये तो छलावा है एक। तो यहाँ पे वास्तविकता में ये जो स्ट्रिंग है ये तो महज एक छलावा है, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 0 न्यूटन। मतलब रस्सी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन होगी। मतलब M1 का M2 के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन आ गई ना। तो रस्सी तो महज एक छलावा है, इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन आएगी, और दोनों ही ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। तो M1 ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस अगर दिखाए जाएं तो वो क्या आएंगे, एक तो M1G आएगा वास्तविकता में, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बस M1G cos थीटा। ये दो ही तो फोर्स आएंगे M1 के ऊपर, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन 0 है, तो टेंशन फोर्स तो लगेगा नहीं M1 ब्लॉक के ऊपर। ऐसे ही M2 ब्लॉक के ऊपर एक तो M2G फोर्स लगेगा वास्तविकता में, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बस। वो किसके बराबर होगा, M2G cos थीटा। तो इस रस्सी में टेंशन 0 न्यूटन आएगी, ये रस्सी तो महज एक छलावा है। तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी तो महज एक छलावा है। अगर मैं एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊं इसको, मान लो ये ग्राउंड है और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो 53 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 1 kg ब्लॉक रखा हुआ है, और ये 2 kg ब्लॉक, और ये मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg। ऐसे जेंटली रख के दोनों और साइमल्टेनियसली छोड़ दिए रेस्ट से, तो ये दोनों ही एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जी साइन थीटा से। और मान लो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो इन दोनों का सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, जी साइन थीटा। तो 10 से साइन 53 ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। तो 10 चौक 40 भाग में 5, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, 0 न्यूटन टेंशन आएगी। ये रस्सी तो महज एक छलावा है, ये रस्सी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों के एक्सेलरेशन पे। तो 1 kg के ऊपर वास्तविकता में कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg आएगा 10 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉटम ऑफ दिस 1 kg ब्लॉक, वो कितना होगा, M1G cos थीटा। मतलब 10 से cos 53 मतलब 6 न्यूटन आएगा। cos 53 कितना होता, 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5, 6 न्यूटन। ऐसे 2 kg की बात की जाए तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन वास्तविकता में, और दूसरा एक और फोर्स आएगा
नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक, वो कितना होगा m2g cos थीटा। तो 20 इंटू में cos 53, तो 20 या 60 भाग में 5 12 न्यूटन। और ये दोनों ही टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन इतनी ही रहेगी। ये रस्सी हमेशा जस्ट स्ट्रेट तो रहेगी सीधी, लेकिन इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, मतलब ये रस्सी थोड़ी सी भी टाइट नहीं होगी। इस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मान लो ये स्मूथ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे एक 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक। ये दोनों ही एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, एक्सटर्नल 10 न्यूटन फोर्स, कुछ ऐसे अप द इंक्लाइंड प्लेन। और 3 kg ब्लॉक पे 18 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, कुछ ऐसे। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे देखो, एक तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन, ठीक है। एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो, एक mg कोस थीटा एक mg साइन थीटा, मतलब 20 कोस 53 और 20 साइन 53 mg को। तो 20 कोस 53 की वैल्यू कितनी होगी 12 न्यूटन और 20 साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द इंक्लाइंड N1, वो कितना आएगा 12 न्यूटन ऑन 2 kg ब्लॉक। अब 3 kg ब्लॉक देखो, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 18 न्यूटन ऐसे, और एक mg लगा दो 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लो। 30 कोस 53 कितना हो जाएगा 30 या 90 भाग में 5 18 न्यूटन, और 30 साइन 53, तो ये हो जाएगा 24 न्यूटन। और एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी 18 न्यूटन, N2 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। और ये इंक्लाइंड कैसा है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। अब देखो इससे 2 kg ब्लॉक को 16 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन ऐसे, तो इन दोनों की जगह मैं ऐसे 16 में से 10 गए 6 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, इन दोनों की जगह एक 6 न्यूटन का। अब 3 kg ब्लॉक देखो 24 न्यूटन ऐसे 18 न्यूटन ऐसे, इन दोनों की जगह मैं एक ऐसे फोर्स लगा दूं 24 में से 18 गए 6 न्यूटन का। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं लगाया, ना 2 kg पे ना 3 kg पे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी या नहीं। अब क्या करो, ये जो इंक्लाइंड है इसको ऐसे बना लो,
ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आसानी रहे। ये बड़ा इंक्लाइंड ये है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अप द इंक्लाइंड। अब 2 kg ब्लॉक तो यहाँ पे है ऐसे, ये स्मूथ इंक्लाइंड मैंने ऐसे बना लिया, और 3 kg ब्लॉक, एक तो 2 kg पे ऐसे 12 न्यूटन है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, और एक नॉर्मल रिएक्शन है N1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन बाय स्मूथ इंक्लाइंड, और एक ऐसे 6 न्यूटन है डाउन द इंक्लाइंड, और ये 2 kg का ब्लॉक है। 3 kg की बात करें तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 18 न्यूटन फोर्स है, और एक नॉर्मल रिएक्शन है बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक, वो कितनी है 18 न्यूटन, और एक ऐसे फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, ठीक है। और ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये रस्सी से बंधे हुए हैं दोनों। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं लगाया इस रस्सी की वजह से 2 kg और 3 kg ब्लॉक पे, मुझे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, प्रोटोकॉल के तहत जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम क्या मानते हैं, लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मान लो, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसको क्या मान लो, स्लैक मान लो। इसका मतलब मैंने ऐसा मान लिया रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब टाइम के साथ इनके बीच की जो सेपरेशन है बिटवीन ब्लॉक्स वो घटती जाएगी, मैंने ऐसा मान लिया। तो स्ट्रिंग स्लैक मान ली मैंने स्ट्रिंग को स्लैक मान लिया, तो स्ट्रिंग तो स्लैक कुछ ऐसे होती है, तो जैसा मानना है उसके अकॉर्डिंग दोनों का एफपीडी बना दो। तो एक तो 12 न्यूटन आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन 12 न्यूटन, और एक ऐसे 6 न्यूटन फोर्स है 18 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 18 न्यूटन, और एक ऐसे 6 न्यूटन फोर्स। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है कितना, 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, 6 भाग में 2, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक के ऊपर देखो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, 6 भाग में 3, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये देखो कि क्या ये सिचुएशन इन दोनों ब्लॉक्स के रिलेटिव मोशन के हक में है, या क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैग होने के हक में है, नहीं है, क्योंकि ये 3 से और ये 2 से, तो रस्सी तो स्लैग हो ही नहीं सकती। हमने क्या माना था, स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगी, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, तो जो हमने माना वो गलत निकला, तो इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगी, मतलब ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो क्या रिजल्ट बच गया, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगी वास्तविकता में, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कॉमन एक्सेलरेशन है ए, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैग नहीं होगी, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। तो ये वाला इंक्लाइंड मैंने ऐसे माना था, ये वाला इंक्लाइंड यही है, तो 2 kg को देखो तो 12 न्यूटन लग रहा है,
और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड वो भी 12 न्यूटन है, और डाउन द इंक्लाइंड 6 न्यूटन है फोर्स, और ये 2 kg का ब्लॉक है। क्योंकि टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, तो ये रस्सी प्ले में आ सकती है। और मान लो रस्सी में टेंशन टी है, और अब 3 kg ब्लॉक को देखो, 18 न्यूटन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड वो कितना 18 न्यूटन ही है, और एक ऐसे 6 न्यूटन भी लग रहा है। और ये 3 kg का ब्लॉक है, क्योंकि ये टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब इनके ब्लॉक्स के बीच में वास्तविकता में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये हमें पता चलेगा। तो क्या मैं इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम नहीं मान सकता 5 kg का? तो इसके ऊपर नेट फोर्स देखो अब कितना होगा, टेंशन से टेंशन कैंसल, तो 6 और 6 12 न्यूटन बच गया इसके ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसका मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन भी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, और वो कितना आएगा, नेट फोर्स 12 भाग में टोटल मास 5, तो 12 भाग में 5, तो 5 दूनी 10, तो 2.4 आ गया, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों ब्लॉक से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये एक्सटर्नल फोर्सेज 10 न्यूटन 18 न्यूटन लगाए रखने हैं, ये ध्यान रहे। तो अब टेंशन निकालते हैं स्ट्रिंग में। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ये स्मूथ इंक्लाइंड ऐसे है, ये बड़ा स्मूथ इंक्लाइंड ऐसे माना था ना, ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान हो। तो एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 12 न्यूटन आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N1 की वैल्यू भी 12 न्यूटन आएगी, और एक ऐसे 6 न्यूटन लग रहा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स 2 kg ब्लॉक पे, और एक ऐसे टेंशन लग रही है, और ये 2 kg ब्लॉक है, तो इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगा ना 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन लगा दो, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा 6 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन 2.4। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 6 माइनस 4.8, और 6 में से 4.8 गए, कितना बच गया 1.2 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू आएगी 1.2 न्यूटन। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन होगी, और वो कितनी होगी 1.2 न्यूटन। ठीक है, देर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब ये रस्सी हमेशा स्ट्रेट रहेगी, और इस रस्सी में टाइटनेस होगी, मतलब रस्सी में टेंशन होगी 1.2 न्यूटन। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। अगर वास्तविकता में इन ब्लॉक्स के ऊपर फोर्सेस को ड्रॉ किया जाए तो क्या आएंगे, 2 kg ब्लॉक पे mg आएगा 20 न्यूटन, और एक एक्सटर्नल फोर्स है ही 10 न्यूटन, और एक ये टेंशन आएगी 2 kg ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ 1.2 न्यूटन, और तीसरा फोर्स क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 2 kg ब्लॉक, वो कितना है 12 न्यूटन। अब 3 kg ब्लॉक की बात की जाए, एक तो एक्सटर्नल फोर्स 18 न्यूटन, एक टेंशन है ऐसे 1.2 न्यूटन, एक mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 3 kg परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड ऐसे, और वो कितनी आएगी N2, जो कि 18 न्यूटन के बराबर होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है,
कि मान लो ये स्मूथ इंक्लाइंड है और 53 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और ये ग्राउंड है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है और मासलेस स्ट्रिंग से एक और ब्लॉक कनेक्ट है 3 kg ब्लॉक, और 2 kg ब्लॉक पे ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक पे ऐसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। और ये जो रस्सी है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लंबाई कितनी गिवन है 10 मीटर, वैसे ऐसे ही गिवन है, हो सकता है काम में आ जाए। तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाओ। ये ग्राउंड है और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक और फिर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 3 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करो। एक तो ऐसे 10 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री ये भी। तो इस 10 न्यूटन फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं, ये 10 cos 53 हो जाएगा, ये 10 sin 53, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 न्यूटन, और ये 10 sin 53, तो ये 8 न्यूटन हो जाएगा ऐसे। तो मतलब मैं ये इस एक्सटर्नल 10 न्यूटन फोर्स को हटाकर दो एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता हूं उसके इक्विवेलेंट। कैसे? एक तो ऐसे 6 न्यूटन और एक ऐसे 8 न्यूटन। और एक mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन 2 kg ब्लॉक पे, उसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 53 और 20 sin 53। 20 cos 53 कितना हो जाएगा 12 न्यूटन और 20 sin 53 16 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा 2 kg ब्लॉक पे इंक्लाइंड की वजह से, 12 और 8 20 न्यूटन आएगा N1 की वैल्यू। आप देखो 3 kg ब्लॉक, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, और एक mg आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 cos 53 और 30 sin 53। 30 cos 53 कितना हो जाएगा 30 या 90 भाग में 5 18 न्यूटन, और 30 sin 53 कितना हो जाएगा 30 चौका 120 भाग में 5 24 न्यूटन। और एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक N2, वो कितना आएगा 18 न्यूटन। अब देखो मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स को नहीं माना है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन लग रहा है और ऐसे 6 न्यूटन, तो इन दोनों को हटा के मैं एक फोर्स लगा सकता हूँ, 16 में से 6 गए 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। और यहाँ पे देखो 24 न्यूटन ऐसे है 6 न्यूटन ऐसे है, तो इन दोनों को हटा के एक फोर्स लगा सकता हूँ ऐसे, 24 में से 6 गए 18 न्यूटन का।
कितने न्यूटन का? 18 न्यूटन का। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स नहीं दिखाए क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता यहाँ पे टेंशन आएगी भी या नहीं स्ट्रिंग में। तो अब क्या करो, इस स्मूथ इंक्लाइंड को ऐसे बना लो ताकि प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान रहे। ये वाला स्मूथ इंक्लाइंड ऐसे है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अप द इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे बना लिया ताकि बस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक, तो ऐसे 12 न्यूटन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। और नॉर्मल रिएक्शन 12 और 8 20 हो जाएगा। ये 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन, क्योंकि ऐसे 12 और 8 20। और नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 20 न्यूटन बाय स्मूथ इंक्लाइंड। और डाउन द इंक्लाइंड कितना है? 10 न्यूटन। अब 3 kg को देखो, ऐसे 18 न्यूटन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड N2 वो कितनी होगी? 18 न्यूटन ही होगी। और एक फोर्स और ऐसे है डाउन द इंक्लाइंड 18 न्यूटन। और ये यहाँ पे मास लेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg ब्लॉक। मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे टेंशन आएगी भी या नहीं स्ट्रिंग में। तो अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? वही प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप में क्या मान लो? लेट रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ऐसा मान के चलो। रिलेटिव मोशन होने का मतलब ऐसा मानना कि हमने सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक्स वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन डिक्रीज होगी तो क्या होगा? जो स्ट्रिंग है वो स्लैक नहीं हो जाएगी। मतलब हमने स्ट्रिंग को स्लैक मान लिया, ऐसा मान के चले हैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगी ना स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स तो आएगा ही नहीं। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग दोनों का एफबीडी बना दो। दो के जी 20 न्यूटन ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड प्लेन N1 वो 20 न्यूटन ही होगा। और एक 10 न्यूटन लग रहा है ऐसे। 3 kg की बात करें तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 18 न्यूटन। और एक ऐसे 18 न्यूटन लग रहा है। और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन 3 kg ब्लॉक वो कितनी होगी? 18 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg। मैंने इस स्ट्रिंग को स्लैक माना है कुछ ऐसे। तो तो टेंशन फोर्स तो हम लगा ही नहीं सकते ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसा माना है कि इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मतलब ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटेगी। सेपरेशन घटेगी तो क्या स्ट्रिंग की हालत कुछ ऐसी नहीं होगी? तो कुछ ऐसी होगी तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन आ सकती है? नहीं आ सकती। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने दोनों का एफबीडी बना दिया। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन भी 2 kg ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए। कितना? 10 भाग में 2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 3 kg ब्लॉक को देखो, 3 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 18 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। तो 3 kg का एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स भाग में मास, तो 18 भाग में 3, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो, क्या ये सिचुएशन
रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स के फेवर में है, मतलब हक में है, या क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 6 है, ये 5 है, तो 6 5 से ज्यादा, तो क्या ये रस्सी स्लैग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब जो हम मान के चले हैं कि रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, या ये स्ट्रिंग स्लैग होगी, वो हम सही मान के चले हैं, मतलब जो हमने माना वो बिल्कुल सही निकला। तो वास्तविकता में ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सलरेट करेगा विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन, और 3 kg ब्लॉक एक्सलेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन। और ये रस्सी है ना, t इज इक्वल टू 0 पे तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जैसे टाइम पास होगा 2 kg भी नीचे की तरफ आएगा ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक भी नीचे की तरफ आएगा, तो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती जाएगी, मतलब ये स्ट्रिंग क्या होगी? स्लैक होगी, मतलब कुछ ऐसी ऐसी होती जाएगी ये स्ट्रिंग, मतलब ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। तो मतलब ये दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन लगातार कम होती जाएगी, तो क्या एक ऐसा टाइम नहीं आएगा कि ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा? तो अब वो निकालते हैं हम। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखो, 2 kg ब्लॉक यहां पे था और 3 kg ब्लॉक यहां पे। ये जो मैंने है ना, इसी स्मूथ इंक्लाइंड को मैंने ऐसे बना लिया, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, और रस्सी जस्ट स्ट्रेट है, रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, और t इज इक्वल टू 0 पे ये ये जो दो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ऐसे 10 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन, ये दोनों जस्ट अप्लाई करे थे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। 2 kg का कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 kg का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे टाइम पास होता जाएगा 2 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट, और 3 kg ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट। तो ये तो t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है। दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स में रिलेटिव मोशन होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज्यादा है, और स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो एक ऐसा टाइम आएगा दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती होती 0 हो जाएगी, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, जब स्टॉप वॉच में टाइम होगा, उस टाइम पे ये दोनों ब्लॉक कोलिजन कर जाएंगे। तो 2 kg ब्लॉक आगे आता था, मान लो कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है, और 3 kg ब्लॉक भी इसके जस्ट बिल्कुल पास में आ जाएगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 0 हो जाएगी, मतलब ये रस्सी है ना, स्लैक होती जाएगी, ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन लगातार कम होती जाएगी, तो रस्सी ऐसे स्लैक नहीं होती जाएगी। तो ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक। अब देखो किस टाइम पे या कितने टाइम बाद दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। ये सिचुएशन कौन सी है? जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स, कोलिजन कोलिजन से जस्ट पहले की सिचुएशन है, मतलब कोलिजन जस्ट होने वाला होगा, कोलिजन से बिल्कुल जस्ट पहले की सिचुएशन है ये, ठीक है, जब दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटती घटती 0 होगी, 10 मीटर से घटती घटती 0। किस टाइम पे इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कैपिटल T फाइंड आउट करना। वो कैसे फाइंड आउट करें? देखो 3 kg ब्लॉक के ऊपर चीटी बनकर बैठ जाओ, ये क्या है? चीटी 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी है, और वो 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगी, मतलब रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू 3 kg या विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि चीटी आराम से 3 kg ब्लॉक के ऊपर बैठी हुई है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आएगा, -5, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आएगा, -6। सॉरी, मैं इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आएगा, -5, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आएगा, -6। तो 6 में से 5 गया 1, तो +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, प्लस आया ना। तो इसका मतलब इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना चीटी की तरफ आ रहा है या 3 kg ब्लॉक की तरफ आ रहा है। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम नहीं होती जाएगी। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो उसके नजदीक आ रहा है। और t इज इक्वल टू और कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चीटी को लगेगा। t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो चीटी के विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक है ना 2 kg उसकी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फ्रॉम रेस्ट। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक चीटी के फ्रेम में देखें तो क्या चीटी को ऐसा नहीं लगेगा कि 2 kg ब्लॉक कितनी डिस्टेंस कवर कर गया, 10 मीटर, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक 10 मीटर है। और जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होने वाला है तो इनके बीच की सेपरेशन 0 होगी ना। तो चीटी को ऐसा लगेगा कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल T तक ये ब्लॉक उसकी तरफ आया है, कितना चल के, 10 मीटर फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा चीटी को लगेगा। तो इसके लिए मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकता हूँ। चीटी के विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक ने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक कितनी दूरी तय करी, उसकी तरफ कितना आया है 2 kg ब्लॉक, 10 मीटर। ut इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 0, 0 है। हाफ एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक 1 है, इनटू में टाइम इंटरवल का स्क्वायर, तो 10 दूनी 20, तो ये टाइम कितना आ गया, √20 सेकंड। तो √20 कितना होता है, 4.472 सेकंड। मतलब एट t इज इक्वल टू कैपिटल T 4.472 सेकंड पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुए हैं। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, 3 kg ब्लॉक का ज्यादा है। तो ये जो टाइम इंटरवल है 4.472 सेकंड, इतने इंटरवल में 2 kg ब्लॉक कम चलेगा, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चलेगा। तो 2 kg ब्लॉक इतना चला और 3 kg ब्लॉक इतना चला। कौन सा ज्यादा चला, 3 kg ब्लॉक ज्यादा चला ना 2 kg ब्लॉक से। क्यों, क्योंकि 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इससे कम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक इतने टाइम इंटरवल में कितना चलेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, मतलब ये दूरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, u क्या 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना 5, इसका स्क्वायर कितना आएगा 20, तो 20 5 100, 100 भाग में 2, 50 मीटर। तो ये तो 2 kg तो 50 मीटर चला और 3 kg कितना चलेगा, पक्का 60 मीटर चलेगा, क्योंकि ये दूरी कितनी थी 10 मीटर और ये 50, ये 10, तो 3 kg कितना चलेगा, 60 मीटर चलेगा ना। चेक भी कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ 3 kg के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।
इनिशियल वेलोसिटी 3 kg ब्लॉक की 0 है, ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg 6, टाइम का स्क्वायर, ये जो टाइम इंटरवल है इसका स्क्वायर पक्का 20 आएगा। तो 20 से का 120 भाग में 2, 60 मीटर आ गया, और आना भी चाहिए था। मतलब दोनों ही एक्सेलरेट हुए हैं डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, इनके बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितने टाइम बाद इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा? क्यों होगा कोलिजन? क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन लगातार कम होती जा रही है, तो कोलिजन तो होगा ना। किस टाइम पे होगा? 4.472 सेकंड पे। और जस्ट बिफोर कोलिजन 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी? u + 80, u0 एक्सेलरेशन 5, टाइम इंटरवल 4.472 सेकंड, तो ये कितनी आएगी? 22.36 मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक एट t = 4.472 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स। और एट t = 4.472 सेकंड पे जस्ट बिफोर कोलिजन 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? u + 80 अप्लाई कर दो इसके लिए भी ऐसे, u0 एक्सेलरेशन 6, ये टाइम इंटरवल कितना है? 4.472 सेकंड, तो 6 की 4.472 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी 26.832 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एट t = 4.472 सेकंड 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी? 26.832 मीटर पर सेकंड। और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी? 22.36 मीटर पर सेकंड। और ये मान लो ये इंक्लाइंड काफी लंबा है कि इंक्लाइंड पे ही कहीं नीचे आके इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, बिल्कुल होगा, ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, दोनों के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी, और दोनों ही डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होंगे, ये 5 से ये 6 से, तो कहीं नीचे आके इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। किस टाइम पे? 4.472 सेकंड पे।